हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज आपका क्लास 10th का टर्म 1 का इंग्लिश का पेपर था, जो कि आपका लास्ट पेपर था। और आशा करता हूं कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। लेकिन जब मैंने पेपर देखा और कुछ बच्चों से बात की तो पता चला, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि पेपर काफ़ी मुश्किल था। बाद में मैंने भी पढ़ा, मैंने यूट्यूब पे भी जाकर सर्च किया कि कौन से टीचर इंग्लिश का पेपर को कैसे बता रहे हैं, वगैरह वगैरह मैंने जांचा। तो अब सारा पेपर देखने के बाद, ओवरऑल मैंने फीडबैक लेने के बाद बच्चों से या फिर यूट्यूब से मैं कह सकता हूँ पेपर आसान तो नहीं था। क्योंकि आसान वो होता है जब आपके पूरी क्लास में से अच्छे में से एक दो के कम से कम कंप्लीट या फिर एक आध नंबर कम आए, या मोस्टली बच्चे कहें कि अच्छा पेपर था। ऐसा तो नहीं था। अब बात करते हैं अलग अलग सेक्शन वाइज की। लिटरेचर का पोर्शन अच्छा था, कुछ 2-4 क्वेश्चनों को छोड़कर, या 4-5 क्वेश्चन कह सकते हैं हम जिनको छोड़कर, उनका जो पोर्शन था वो ठीक था। इतना टफ नहीं था जितना कि 12th क्लास का था। ग्रामर सेक्शन का ठीक था। राइटिंग सेक्शन में लेटर के 1-2 क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग कर रखे थे, घुमा के दे रखे थे, तो वो ठीक ठाक थे। चलो एक आध तो देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कंप्रीहेंशन थोड़ा लेंथी था और पढ़ने में टाइम लगता था, या बच्चों के हिसाब से हम उन्हें डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। तो अलग अलग पोर्शन के हिसाब से तो हम अगर इनको सारा को एटलीस्ट इकट्ठा करें तो आसान बिल्कुल नहीं था, मीडियम भी नहीं कह सकते, मॉडरेट भी। डिफ़िकल्ट या हाई डिफ़िकल्ट नहीं, तो डिफ़िकल्ट तो ज़रूर था। डिफ़िकल्ट की भी 2 कैटेगरी मापें तो अब कैसा कुछ पेपर है। उसके बाद पेपर मिलने के बाद मैंने CBSE की भी देखी, जो ऑफिशियली आई है पेपर चेक करने की, वो मैथ्स की, उसकी में भी कंफ्यूजिंग है। CBSE वालों को पता नहीं, ब्लंड अब पहली बार ये पेपर ले रहे हैं। हर पेपर में कुछ 4-5 क्वेश्चन की या 3-4 क्वेश्चन की गलत मिलती है, बिल्कुल मैच नहीं करती। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। कुछ क्वेश्चन जो CBSE ने उनके आंसर बताए हैं वो बिल्कुल मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैंने कई सारी यूट्यूब पे भी देखी, उनकी भी अलग अलग है। तो अब क्या कुछ है, मेरे हिसाब से इसके आंसर की क्या होगी, दोनों को मैच करके CBSE को भी, और मैंने भी पेपर को थ्रू आउट रीड किया है, इसीलिए इतना टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में। तो क्या कुछ होगी मेरे अकॉर्डिंग की, और ये तो मुझे 100% लगता है कि 3-4 तो इसमें ग्रेस, 3-4 मार्क्स की या 3-4 क्वेश्चन की जो ग्रेस है वो पक्का मिलेगी। एटलीस्ट जब पेपर बाद में चेक होंगे, बाद में अब बच्चे कई सोचते हैं कि पेपर तो ऑलरेडी चेक हो जाते हैं। पेपर चेक होने के आई थिंक CBSE 2 बार करेगा। एक बार तो टीचर ने खुद यहाँ चेक कर दिए जो आप पेन से लिखते हैं, एक बार शायद कंप्यूटर से भी चेक होंगे बाद में जो स्कैन होके होंगे। और वो शायद आशा करते हैं कि जो बहुत सारे पेपर होने के बाद जो टीचर्स कंप्लेंट डालेंगे कि इसके आंसर ये सही नहीं है, ये ठीक हैं, उसके बाद वो शायद उनको आंसर को ठीक करके, या फिर किसी आंसर के अगर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन होते हैं तो उनको दोनों ऑप्शन डाल के फिर दोबारा से चेक होंगे, और शायद फिर ये रिजल्ट बनेगा जिससे बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी। अदरवाइज ऐसे ही अगर ये चेक हुए जैसे कि CBSE ने दी है तो बिल्कुल ब्लंडर होने वाला है। तो चलो बगैर देरी किए मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर की क्या होगी वो इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भी जो विद्यार्थी जो पहले से ही हैं वो वीडियो को शेयर करो। ओके, तो बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पेपर कोड 00224 सेट 4। तो जो ये की है ये इस सेट की मैं डाल रहा हूं। तो सबसे पहले मैच करने से पहले आप इस कोड को जरूर जांच लें। पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लैंड एंड और ब्रिटेन टर्न बाय टर्न केम अंडर द रूल ऑफ। ब्रिटेन या इंग्लैंड बारी बारी किसके अंडर रूल के अंडर आया। तो आंसर इसका सही है रोमन, सेक्सन्स एंड नॉर्मन्स। ये आसान क्वेश्चन था पैसेज में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, द आर्टिकल डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो जस्टिस या न्याय की जो व्यवस्था थी वो कैसे डेवलप हुई। ये सिविलाइज सोसाइटी और जस्टिस वर्सेस सिविलाइजेशन, रूल ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड।
आंसर है फर्स्ट। वैसे मैंने कई जगह देखा यूट्यूब पे, कुछ टीचर्स ये भी बता रहे हैं कि रूल ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, नहीं डेवलपमेंट बताई है कि इंग्लैंड में जस्टिस की कैसे हुई, और सीबीएसई के आंसर की भी यही है। तो आंसर होएगा बी, सॉरी ए, सेकंड का ए। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़िए। रोमन्स वर प्राउड ऑफ देयर जुडिशियल सिस्टम। रोमन्स अपने न्यायिक व्यवस्था पर प्राउड करते थे, ये स्टेटमेंट है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मन्स एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ जस्टिस। मॉडर्न सिस्टम ऑफ जस्टिस और नॉर्मल सिस्टम्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कौन सी इसमें राइट है, कौन सी रॉन्ग है? मैंने एक अच्छी खासी बड़ी ऐप है उसकी वीडियो देखी, तो वो कह रहे थे कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है और ए राइट है। तो ए को तो सभी मानते हैं राइट है, तो ए राइट तो ए में भी है, बी में भी है, ना सॉरी सी में, और डी में भी, चारों में है ए, तो ए तो कंफर्म है। बात बी की है, तो वो बोल रहे कि नहीं बी गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लास्ट में जहाँ पर बताया है नॉर्मन्स का, कि नॉर्मन्स में क्या होता था कि वहाँ पर वो जो योद्धा चुन लेते थे, जिसके पास ज़्यादा पैसे होते थे, वो ज़्यादा स्किल्ड जो योद्धा थे, वॉरियर थे, उनको चुनते थे, वो जीत जाते थे। आजकल भी तो ऐसा ही होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा जो अच्छे वकील हैं, ज़्यादा बड़े बड़े वकील हैं, उनको अपनी तरफ से खड़े कर देते हैं और वो बच जाते हैं। तो क्वाइट सिस्टम सेम ही था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। मैच करो, तो जो आपने मैच किया उन सब में स्टेटमेंट बी सही है, यानी ए के सामने रोमन्स हैं क्या, एजुकेटेड जजेस एंड लॉयर्स, ओके। बी यानी सेक्शन क्या, ए प्रीस्ट टू स्वेयर फॉर द अक्यूज्ड। सी मॉडर्न सिस्टम क्या है, मॉडर्न सिस्टम में हाईली पेड लॉयर्स कैन विन ए केस, जो अभी भी पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी कि मॉडर्न और नॉर्मन सेम ही थे। जो चौथी बात आती है नॉर्मन्स की, द विनर इन द बैटल डिक्लेयर इनोसेंट, यही होता था, जो विनर होता था उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर देते थे। तो क्वाइट सेम थी, नॉर्मन्स और मॉडर्न थी। तो सही व्यवस्था हुई बी ऑप्शन, जो मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन ए ट्रायल बाय बैटल मनी प्लेड ए मैन रोल। जब बैटल होता था तो उसमें मनी मैन रोल प्ले करता था, बिल्कुल, जितना ज़्यादा पैसा उतने बड़े योद्धा को ले आते थे। गॉड हेल्प द इनोसेंट विद द बैटल। भगवान इस बैटल में इनोसेंट लोगों की सहायता करती थी। तो क्या ये सही है? नहीं, पहली स्टेटमेंट तो राइट है और दूसरी रॉन्ग है। तो आंसर हुआ ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग। सेक्शन सिस्टम ऑफ ट्रायल वाज नोबलर देन दैट ऑफ नॉर्मन्स, या सेक्शन सिस्टम हैड टू एस्पेक्ट्स, रफ एंड नोबल। The rich section could hire champions to urge their case. Even an innocent person would be held guilty of enough people did not swear for them. अब ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनके बाद आप पता कीजिए कौन सी फॉलोइंग जो स्टेटमेंट में से करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट है एक तो बी स्टेटमेंट, जो इसमें 2 एस्पेक्ट थे, तो यानी बी, 2 एस्पेक्ट रफ और नोबल, और रिच सेक्शन कुड हायर चैंपियंस टू अर्ज देयर केस, ये दोनों के दोनों ही, यानी बी और सी सही थी। ऑप्शन बी हो गया। नहीं सॉरी बी नहीं भाई, इवन एन इनोसेंट पर्सन वुड बी गिल्टी इफ डिड नॉट स्वेयर फॉर हिम। ठीक है, डी, बी तो ठीक था, इसके साथ साथ डी होएगा, सी नहीं। चैंपियन हायर नहीं करते थे नॉर्मन्स में, वो कुड हायर चैंपियंस टू अर्ज देयर केस, अर्ज करने की नहीं, लड़ाई बैटल करने के लिए आता था। तो यहाँ पर होगा एन इनोसेंट पर्सन वुड बी हेल्ड गिल्टी इफ एनफ पीपल डिड नॉट स्वेयर फॉर हिम। तो ये होगी स्टेटमेंट। तो आंसर हो गया यहाँ पर बी और डी। वैसे इसमें कन्फ्यूज़न भी है, हो तो सी भी सकता था यहाँ पर इसमें शामिल। बाकी लेट्स सी, इस पर हम ये मान सकते हैं कि अभी के लिए तो हम बी और डी को, बाकी बी और सी भी हो सकता है। Question number 7. Study the following statement. Earlier, England comprised small villages, each with a small population. या crimes like cheating and fraud were there.
तो दो स्टेटमेंट हैं। इंग्लैंड की छोटे छोटे गांव में होता था जिनमें थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन होती थी और उन दिनों पर चीटिंग और फ्रॉड रेयर थे। तो कौन सी स्टेटमेंट में सही है? ए इज असर्शन, बी इज द रिस्पॉन्स। बिल्कुल यही आंसर है। ए एक असर्शन है और बी उसका रिस्पॉन्स है। छोटे गांव थे इसलिए वहाँ क्राइम भी कम थे। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? स्टेटमेंट क्या है? रिच हैव ऑलवेज एंजॉयड एडवांटेज इन जुडिशियल सिस्टम बिकॉज जो रिच है हमेशा से उन्होंने फ़ायदा उठाया है कानूनी व्यवस्था, क्योंकि रिच आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग सो वुड नॉट विन द ट्रायल बाय फाइटिंग, दे कुड हायर द स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियंस, दे रन कैन हायर द बेस्ट लॉयर्स, दे कुड परस्यू द प्रिस्ट टू स्वेयर ऑन द बिहाफ। तो ऑप्शन बी और सही है। दोनों हमेशा फ़ायदा कैसे उठाया है? या तो स्ट्रॉन्ग चैंपियन खड़ा कर लेते अपनी तरफ से, भाई अगर लड़ाई थी तो भी, और या फिर बेस्ट लॉयर खड़ा कर लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने जुडिशियल सिस्टम का हमेशा फ़ायदा उठाया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू? इट इज़ रिक्वेस्ट फॉर द जस्टिस। तो इसको हम देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका आंसर है बी और सी। बी क्या ठीक नहीं है? फॉर 700 ईयर्स फॉर द 6th सेंचुरी ट्रायल वाज मोस्टली रफ। नहीं, ये नहीं, अलग अलग टाइप का था वो, अभी पैसेज में हमने पढ़ा। और स्वीरिंग वैल्यू ऑफ प्रीस्ट वाज इक्वल टू डजन ऑर्डिनरी पीजेंट्स। नहीं, ये भी नहीं था। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं थी, बल्कि जस्टिस में गिल्टी ऑफन अनपुनिश निकल जाता था न्याय की इसमें, तो ये सही है। यूज ऑफ चैंपियंस इन ट्रायल बाय बैटल फ्रेंड्स एन इक्विवेलेंट इन द मॉडर्न टाइम्स, ये ठीक है दोनों। तो आंसर हुआ बी। इसके बाद है एनी ग्लिमरिंग ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पर ग्लिमरिंग का इस एक्सप्रेशन में मेटाफोर में इसमें क्या मतलब है? जो ये ग्लिमरिंग आया है, या मीन्स है ए ग्रेट होप, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन वैसे तो ग्लिमरिंग हो चमकने वाली, चमकदार, तो यानी जो सिविलाइजेशन की कोई भी जो चमकदार होप होती थी, बड़ी होप होती थी, वैसे कई सारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने लिटिल कॉन्फिडेंस को कहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ग्रेट होप होगा। लेट्स सी बाकी सीबीएसई क्या मानता है। अभी के लिए तो उन्होंने भी यही माना है। अब आते हैं सेकंड पैसेज पर। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़िए। रोड्स आर किलर्स फॉर एनिमल्स। स्टेटमेंट ये सही है, पैसेज मैंने पढ़ा है। बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स आर किल्ड ऑन रोड्स, ये भी सही है। स्पीसीज मोस्ट किल्ड आर नेसेसरी टू द एंडेंजर्ड वंस। तो क्या है? नहीं, पहली और दूसरी दोनों करेक्ट हैं, तीसरी का कुछ बताने की जरूरत नहीं, इस एक ही स्टेटमेंट, क्योंकि तीसरी फॉल्स है या के लिए बता दें, इसमें कुछ है नहीं, दोनों करेक्ट हैं। ऐसी और कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसमें ये दोनों बातें कही हों। तो आंसर इज सी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोड्स हैव कवर्ड 50% ऑफ लैंड इन यूरोप। नहीं, ये कुछ बात नहीं, 50% लैंड नहीं है कवर। रोड ट्रैफिक कॉजेज ग्रेट रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सही है। सम स्पीसीज कैन सर्वाइव ऑल काइंड्स ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, नहीं, ये गलत है। सारी स्पीसीज, कुछ स्पीसीज हर प्रकार की रोड पर सर्वाइव नहीं कर सकती। तो आंसर हुआ बी। बी इज करेक्ट एंड सी इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13, वाइल प्लानिंग द रोड्स वी शुड सी विच स्पीसीज टू प्रोटेक्ट। जब हमें प्लानिंग कर रहे हों रोड के, तो हमें देखना चाहिए कौन सी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें ये बात सही है, बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए। या वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्रोटेक्ट दोज एट रिस्क की 50%, नहीं, ये भी नहीं। स्मॉल एनिमल्स, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, नहीं। तो आंसर ए सही है। हमेशा जब भी रोड बनाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज प्रोटेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, मोर एनिमल्स देन बर्ड्स आर किल्ड ऑन रोड्स, मोर मैमल्स, सॉरी, या नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। स्मॉल एनिमल्स जनरली कीप अवे फ्रॉम रोड्स, नहीं, ये भी नहीं। नंबर्स ऑफ रोड किल डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स, बिल्कुल ये डिपेंड करती है कि वहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है छोटे जानवरों का। एनिमल्स दैट कम आउट ओनली एट नाइट आर सेव्ड, नहीं, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, द सर्वे रैंक द रोड किल रेट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। एक तो ये होगी स्टेटमेंट। दूसरी, फाइंडिंग पुट ग्रोव्स एंड स्क्विल्स एट ग्रेट रिस्क। तो कौन सी सही है? पहली है ए इज असर्शन एंड बी इज रिस्पॉन्स, बिल्कुल यही ठीक है। बी इज असर्शन, ए बी और फॉल्स, नहीं। तो आंसर हो गया ए भाई असर्शन है और बी उसका रिस्पॉन्स है। अगला क्वेश्चन 16,
हैजल ग्राउज एंड ग्राउंड स्क्वेल आर क्लासिफाइड एज स्पीसीज ऑफ लीस्ट कंसर्न। जो हेजल ग्राउज है या ग्राउंड स्क्वेल है उनको आम पर जो सबसे कम कंसर्न यानी ध्यान देने वाली स्पीसीज माना गया है, क्लासिफाइड में माना गया भी इनको ज़्यादा ध्यान जो ज़्यादा ध्यान देनी है उस स्पीसीज में ये नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? लॉजिकल कंक्लूजन है, पीस ऑफ गुड न्यूज़ है, आर्निकल है या प्लीजेंट सरप्राइज है? आंसर सी सही है, आर्निकल है। भाई वो उनका क्यों नहीं लिस्ट कंसर्न दिया गया उनको, बल्कि प्रायोरिटी कंसर्न होना चाहिए। रोड पे वो ज़्यादा मरेंगी, वो छोटी स्पीसीज हैं, उनको नहीं रखा गया हेजल ग्राउज को। तो मैंने ये ध्यान से पढ़ा भी था। एक दो बच्चे ने कहा कि सर ये 416 क्वेश्चन देखना, तो ये बिल्कुल सही है भाई, सी आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, द टाइटल ऑफ द स्टडी शुड बी। इस सारी स्टडी का टाइटल क्या होना चाहिए? बर्ड्स एंड मैमल्स सर्वे नहीं, रोड किल्स सही, रोड डेंसिटी इन यूरोप नो, नीड फॉर कंजर्वेशन सही आंसर है रोड किल्स। पूरा पैसेज रोड किल्स के ऊपर ही है, मैमल्स और जो बर्ड्स जो मरते हैं। इस पर्पज ऑफ स्टडी, इस पैसेज के पढ़ने का जो स्टडी पर्पज है वो क्या है? हाउ टू प्रिवेंट रोड किल्स, कि रोड किल्स को प्रिवेंट कैसे करें। टू सी हु इज़ मोर एट रिस्क ऑन द रोड, ये देखें कि रोड पर सबसे ज़्यादा रिस्क किस प्रजाति मैमल्स या पक्षी को है, ये है। या हाउ टू प्लान बेटर रोड्स टू एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। आंसर इज बी मोस्ट अप्रोप्राइट, यानी ये देखें कि सबसे ज़्यादा रोड पर रिस्क में कौन है, इसका पर्पज ये है। तो हाँ, पैसेज अगर मान सकते हैं हम 10th क्लास के एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से थोड़े टफ थे, थोड़े क्या काफ़ी टफ थे। टीचर तो ठीक कर सकता है, बाकी जो बच्चों के हिसाब से आप 10th के हिसाब से आप कह सकते हैं मुश्किल से थे पैसेज। अब अगले बढ़ते हैं ग्रामर के सेक्शन पर। आई डोंट सी वाई यू ब्लैंक बोरो द माई साइकिल, मुझे नहीं समझ में आता तो मेरी साइकिल तुम्हें क्यों चाहिए। यू हैव वन ऑफ योर आउन, तुम्हारी खुद की अपने पास है, तो शुड। मुझे नहीं समझ में आता तो क्यों चाहिए तुम्हें मेरी साइकिल, तुम्हारे पास तुम्हारी खुद तो है, तो शुड आ गया। माई फैमिली खालिस्तान इन चेन्नई फॉर 5 years नाउ, सिंस फॉर के साथ टाइम आया है तो आ गया हैज़ बीन लिविंग, आसान था। नेक्स्ट, ब्लैंक द लेटर अराइव्स इन योर एब्सेंस, वुड यू लाइक मी टू फॉरवर्ड इट टू यू। अब इस क्वेश्चन की जो आंसर की है सीबीएसई ने दी है शुड, बिल्कुल नहीं, आ ही नहीं सकती। शुड द लेटर अराइव इन योर एब्सेंस, क्या लेटर तुम्हारे एब्सेंस में आएगा या आना चाहिए? वुड यू लाइक टू मी, नहीं बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा। आंसर होना चाहिए इफ द लेटर अराइव्स आना चाहिए, बल्कि यहाँ पर भी अराइव की जगह इफ द लेटर अराइव्स इन योर एब्सेंस, यदि लेटर आपकी एब्सेंस में आएगा। वुड यू लाइक मी टू फॉरवर्ड इट टू यू, क्या तुम चाहते हो कि वो लेटर तुम्हारे को फॉरवर्ड किया जाए? तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कोमा भी दिया हुआ है, वुड यू लाइक मी टू फॉरवर्ड इट टू यू, तो क्वेश्चन मार्क ठीक है। तो यहाँ तो आना चाहिए इफ, डेटरमिनस कंजंक्शन के हिसाब से लगा लो या जो भी है। वैसे तो ये इफ़ वाला कोई मामला था नहीं यहाँ, लेकिन इफ़ मतलब तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं था। हम इफ़ वाले कोई ऐसी चीज़ कंजंक्शन माने जाते हैं इफ़, और कंजंक्शन कोई टॉपिक 10th में है नहीं। टेंस, मॉडल, डेटरमिनर्स हैं या नरेशन है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है, तो इफ़ को हम इन 5 कैटेगरी में नहीं बांट सकते। तो इट मीन्स ये किस्म से ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हुआ। लेकिन फिर भी अगर माने इफ़, तो ये 4 तो बिल्कुल ही नहीं आ सकती, 3 तो शुड, कुड, मस्ट, माइट, नो, इफ़ आना चाहिए। तो यहाँ पर सीबीएसई के आंसर की आई थिंक मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है इफ़ ही केम लेट खालिस्तान बी पुनिश्ड, सीधी सी बात है, इफ़ वाला सेंटेंस है और यहाँ सेकंड फॉर्म आई है तो वुड आएगा। यहाँ पर अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो विल आता, और अगर यहाँ हैड प्लस थर्ड होती तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती, तो अब आएगी डी। अगला है बाय द टाइम, जब बाय प्लस टाइम आता है, बाय द टाइम वी रीच द स्कूल द बेल, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, विल हैव रंग, ये सही है। नेक्स्ट है आसान था, 3 months एगो कल आई खालिस्तान स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, तो वॉज, एगो आया है एक सिंपल सेंटेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट आ गया। 3 months एगो आई वॉज स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। तो ग्रामर आसान थी, एक सेंटेंस बस उन्होंने आंसर की गलत लगा दिया इफ़ वाला, बाकी आसान ही थी। अगर आप इफ़ वाला वाक्य नहीं किया, बाकी आपने 5 किए तो बिल्कुल परफेक्ट होंगे आपके, आसान हैं।
अब लेटर पढ़ेंगे ध्यान से, पहले एक बार लेटर वाला आ गया राइटिंग सेक्शन। यू आर अरुण, आप अरुण हैं। नियर द गेट ऑफ योर कॉलोनी, आपकी कॉलोनी के गेट के पास देयर इज ए मोटर मैकेनिक्स वर्कशॉप, एक मोटर मैकेनिक की वर्कशॉप है। मैनी कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड द परमेंट, बहुत सारी कार बाहर है पैदल वाले रास्ते पर पार्क हुई रहती हैं। इवन द बियॉन्ड, यहाँ तक कि उसके पार भी। रिपेयर वर्क गोज ऑन, रिपेयर वर्क चलता रहता है। सराउंडिंग्स हैव बिकम फिल्दी, आसपास का एरिया गंदा हो चुका है। पेडेस्ट्रियंस आर पुट टू ट्रबल, पैदल चलने वालों के लिए बहुत परेशानी होती है। अरुण डिसाइड टू राइट ए लेटर टू कंप्लेन, अरुण डिसाइड करता है एक पत्र लिखने का, शिकायत पत्र फॉर वाइड ऑडियंस और रीडरशिप। ध्यान से देख पढ़नी है लास्ट के 2 वर्ड, एक वाइडर ऑडियंस के लिए या रीडरशिप के लिए। तो इससे पता चल जाएगा आपको लेटर किसको लिखना। और ये अगला क्वेश्चन आ भी गया, पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। द लेटर विल बी एड्रेस्ड, लेटर किसको एड्रेस किया जाएगा? सैनिटरी इंस्पेक्टर को, म्यूनिसिपल कमिश्नर को, स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को, एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर को। अब जिसने ये लास्ट के 2 अक्षर नहीं पढ़े, वाइडर ऑडियंस और रीडरशिप, ध्यान से नहीं देखे तो कोई भी मानेगा या तो भाई सैनिटरी, ये भी वही स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी वही काम होता है, स्टेट मिनिस्ट्री को भी लिख सकते हैं, नहीं, लेकिन यहाँ आएगा वाइड ऑडियंस का मतलब है लेटर टू एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, जो आपका स्थानीय अखबार है उसके एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं ताकि वाइडर ऑडियंस मिले, इस बात को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड बी, लेटर का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? पीपल कोज्ड पेडेस्ट्रियंस, इनकन्वीनियंस कोज्ड बाय नेक्स्ट डोर वर्कशॉप, इन सैनिटरी कंडीशन एट द कॉलोनी गेट। ये कुछ बच्चों ने क्या है, इनकन्वीनियंस कोज्ड बाय द नेक्स्ट वर्कशॉप, आपके दरवाजे के पास वाले वर्कशॉप, ये जरूरी नहीं है, वो एक पूरी कॉलोनी के गेट पर है, वो पहली लाइन में गया है। तो टाइटल होना चाहिए इन सैनिटरी कंडीशन एट द कॉलोनी गेट, क्योंकि आपको अपने एक सोशल इशू उठाना है। कोई आपके घर के अगले साइड पर ये कोई डोर नेक्स्ट कोज बाय द नेक्स्ट डोर वर्कशॉप, ये अप्रोप्राइट नहीं हुआ, अप्रोप्राइट हुआ कॉलोनी के गेट पर जो इन सैनिटरी कंडीशन है वो। तो आंसर है सी। नेक्स्ट है अरुण डिसाइड्स टू राइट दिस लेटर, अरुण डिसाइड करता है इस लेटर को लिखने के लिए, किस रूप में? पर्सनल प्रॉब्लम के रूप में, सोशल कंसर्न के रूप में, कॉन्टेक्स्ट म्यूनिसिपल इलेक्शन के रूप में, या बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है इसलिए। तो आंसर हुआ बी, एक सोशल कंसर्न के रूप में लेटर लिखता है। वैसे भी लेटर टू एडिटर सोशल कंसर्न के रूप पर ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है ही विल अरेंज द कंटेंट ऑफ द लेटर इन दिस वे, वो लेटर को इस प्रकार से अरेंज करेगा। अब इसमें कुछ कंटेंट दिए हैं, नॉइसी सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, एक्शन रिक्वेस्टेड, गार्बेज लिटर्ड, पब्लिक इनकन्वीनियंस, हेल्थ हैजर्ड्स, लोकेशन ऑफ वर्कशॉप। तो कुछ हिंट हैं, इनमें से कौन सा आएगा? अब बच्चों ने 1-2 ने सवाल उठाया कि सर इसमें डी क्यों नहीं आ सकता, बी कैसे आया? भाई मैंने भी स्टडी की, मेरे हिसाब से बी आंसर राइट है। कैसे देखेंगे, देखो बी है, पहला एफ हो गया हेल्थ हैजर्ड, पहले तो आप ना सॉरी हेल्थ हैजर्ड क्या एफ है ना, पहला तो एफ। लोकेशन ऑफ द वर्कशॉप, सबसे पहले आपको बताना कंपनी भाई हमारे जो गेट के पास वर्कशॉप है उसकी प्रॉब्लम है, ये वो बताएंगे। फिर आपने बताया है पब्लिक इनकन्वीनियंस है, उसकी वजह से लोगों को असुविधा हो रही है। फिर है क्या आसपास क्या क्या असुविधा हो रही है, तो नॉइज सराउंडिंग्स हैं, बहुत शोर शराबा रहता है। उसके बाद सी है, फिर वहाँ पर गार्बेज पड़ा रहता है। फिर क्या है, गार्बेज पड़ा रहता है तो हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हुई, पहले तो बताया पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है, ठीक है। फिर क्या क्या इनकन्वीनियंस होती है, नॉइजी सराउंडिंग्स हैं, गार्बेज लिटर्ड है, और अब फिर गार्बेज फैला हुआ है तो क्या हेल्थ हैजर्ड्स हैं। और फिर हेल्थ हैजर्ड्स हैं तो फिर क्या आया लास्ट में कि एक्शन रिक्वायर्ड है। तो बिल्कुल सही हुआ बी। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एक्शन वुड अरुण सजेस्ट, किस प्रकार का एक्शन अरुण सजेस्ट करेगा? क्या फाइन टू बी इम्पोज्ड ऑन द वर्कशॉप, नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है। नोटिस ऑन लेक ऑफ क्लीननेस टू बी इश्यूड, नहीं ये भी नहीं। अब 2 बचते हैं, वर्कशॉप टू बी शिफ्टेड और पीरियोडिक विजिट टू द हेल्थ इंस्पेक्टर, भी नियमित रूप से हेल्थ इंस्पेक्टर की वहाँ विजिट होनी चाहिए। एक तो ये
कुछ कुछ अप्रोप्राइट तो है, या फिर वो वर्कशॉप ही वहाँ से शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि वो मेन गेट पर है, कोई खुली जगह पर है। तो दोनों में से बेस्ट अप्रोप्राइट मैंने, जैसे एक जो जगह मैंने यूट्यूब पे देखा, जो कुछ टीचर थे इंग्लिश के, उन्होंने बताया कि ये भी हो सकता है भी, लेकिन दोनों हो सकते हैं। अगर इनमें से बेस्ट अप्रोप्राइट माने तो सी है भी, वो मेन गेट पर है, वहाँ आने वाले सबको दिक्कत होती है, तो वहाँ से थोड़ा शिफ्ट करे वो उस वर्कशॉप को। तो बी हो गया, सॉरी सी, वर्कशॉप टू बी शिफ्टेड, ये सजेस्ट कर सकता है। करेक्ट क्लोजिंग लेटर शुड बी, अब यहाँ क्लोजिंग बताने क्या आएगा, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। अब दो चीज़ें हैं, एक में तो अपोस्ट्रोफ एस है और दूसरों में अपोस्ट्रोफ एस नहीं है, योर्स है। भाई एक तो क्लियर करो, ये योर्स ये वाला नहीं आएगा, क्लियर आएगा योर्स योर्स, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है, फेथफुली भी आता है और ट्रूली भी आता है जब हम लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर एडिटर को, तो ये तो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है। सीबीएसई ने बता दिया ये आंसर सी, बिल्कुल नहीं, ये तो बी भी हो सकता है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अब सीबीएसई को इसके बारे में करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से दोनों आंसर ठीक हैं, या तो बी या फिर सी। कौन सा आंसर हुआ है, या बी या सी, ये दोनों हो सकते हैं। हाँ, ए और डी नहीं होगा योर्स वाला। ये तो हम कितने सालों से लेटर कर रहे हैं बच्चे हम भी, तो फेथफुली भी बिल्कुल लेटर टू एडिटर आता है, ट्रूली ही ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है भाई रीडिंग सेक्शन का, मैडी के ऊपर है। चलो आपने पैसेज पढ़ा होगा, हम तो सीधा क्वेश्चन करते हैं। मैडी वॉज, मैडी क्या थी, अफ्रेड ऑफ पैगी, पैगी से डरती थी। मैं ये फिर क्या थी वो बताना है। मैडी वॉज अफ्रेड ऑफ पैगी, एज मच एज फन लविंग एज पैगी, काइंड सोल एंड पुअर, ये ठीक है। मैडी एक काइंड सोल थी और गरीब भी थी। नेक्स्ट है, अब दो चीज़ है, मैडी वाज सिंपैथेटिक टुवार्ड्स वांडा, ठीक बात। मैडी डिडंट लाइक पैगी, नहीं ये गलत बात। तो स्टेटमेंट ये ठीक है, ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है, मैडी ज्वाइन पैगी इन मेकिंग फन ऑफ वांडा, मैडी ने पैगी को ज्वाइन किया वांडा का मजाक उड़ाने में। और मैडी पेरेंट्स वर पुअर, मैडी के पेरेंट्स पुअर थे। इसमें क्या चीज़ होती है, ए कोज है और बी अफेक्ट है, बी कोज है और ए इफेक्ट है, या दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अलग अलग हैं, या क्रूल नेचर ऑफ मैडी, मैडी का क्रूल नेचर दिखाती हैं। दो तो गलत हैं, ना तो ये ना ये, ना तो क्रूल नेचर दिखाती ना कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। भाई मेन बात है वो गरीब थी, ये क्लियर है लेसन में, और इसीलिए वो ज्वाइन करती थी पैगी, यानी पैगी के साथ जाती थी, चाहे उसको मजाक उड़ाना अच्छा ना लगे, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं वो पैगी को पता लगे, क्या भी अगला टारगेट उसको ना कर ले, वो उसका मजाक उड़ाना ना शुरू कर दे। तो मेन आंसर होएगा बी। भाई कोज तो बी तो कोज है क्योंकि वो गरीब थी, और ए उसका अफेक्ट है, इसलिए वो ज्वाइन करती थी। अब क्वेश्चन नंबर 14, बोगिन हाइट्स इज सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी, बोगिन हाइट्स जो है वो कहानी में सिग्निफिकेंस है, किस रूप में, इट्स ए पुअर नेबरहुड, इट्स ए कैपिटल सिटी, मैडी डिड नॉट लिव हियर, इट इज रिच कॉलोनी, किस लिए है, ए, इट्स ए पुअर नेबरहुड, ये बताया है जहाँ पर वांडा रहती थी। मैडी क्या थी, मैडी वाज पुअर एंड प्राउड, नो, टिम्ड एंड सो फनी लविंग, नो। अब कमाल की बात है, पुअर एंड सिंपैथेटिक एंड पुअर सो सिंपैथेटिक, अब इसमें क्या बात हुई, गरीब थी, दोनों में बात है, सहानुभूतिपूर्ण थी या सो बहुत ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण थी, कमाल की बात है, सीबीएसई ने आंसर मान लिया बी, सो सिंपैथेटिक। कैसे, बहुत ज़्यादा सहानुभूति में कैसे थी वो, सहानुभूतिपूर्ण थी लेकिन बहुत ज़्यादा कैसे थी, मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए इसका आंसर सी, या फिर दोनों ही होंगे, बी भी और सी भी। यहाँ पर सीबीएसई इस क्वेश्चन में भी, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, इस क्वेश्चन में भी सीबीएसई ने गड़बड़ की है, या तो आंसर सीबीएसई ने माना इसका बी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअल में होना चाहिए सी, या फिर दोनों ही, इसके दोनों आंसर होंगे, सी या फिर बी। अकेला बी, हाउ इज दैट पॉसिबल। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगला पैसेज लेंचो वाला। लेंचो रोड द सेकेंड लेटर एज ही वाज, लेंचो ने दूसरा पत्र लिखा क्योंकि वो था, क्या था, अनहैप्पी, नाखुश था, बिल्कुल, क्यूरियस था, नहीं क्यूरियस तो नहीं था, होपफुल था, थॉटफुल नहीं, थॉटफुल भी नहीं था, कॉन्फिडेंट था। तो आंसर हुआ ए, जिसमें कि मतलब अनहैप्पी भी था, होपफुल भी था और कॉन्फिडेंट भी था।
द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एक्सपेक्टिंग, पोस्ट मास्टर ने लेटर खोला ये अपेक्षा करते हुए कि क्या होगा, टू बी फुल ऑफ थैंक्स टू गॉड, बहुत सारा भगवान का धन्यवाद होगा उसमें, बिल्कुल ये बात सोची थी, भगवान का धन्यवाद क्या मिलेगा, शो इज हैप्पीनेस, या उसमें खुशी दिखाई होगी, ये भी बात, टू बी फुल ऑफ एंग्विश नहीं, ये अपेक्षा नहीं की थी कि पैसों की कमी की, पैसे की वजह से गुस्सा दिलाया मिलेगा उसमें, या बाय अक्यूजिंग गॉड बीइंग मिजरली, या गॉड को कोसेगा, ये भी नहीं। तो मेन कौन से दो सही थे, तो यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है ऑन रीडिंग द लेटर पोस्ट मास्टर वाज, क्या हुआ, सरप्राइज्ड हुआ, प्लीज्ड हुआ, पजल्ड हुआ, डिसमेड हुआ, हैरान नहीं हुआ, प्लीज्ड भी नहीं हुआ, पजल भी नहीं हुआ, डिसमे हुआ, थोड़ा निराश हुआ, डिसमेड आएगा। नेक्स्ट है 39, इन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये कहा था कि पोस्ट एम्प्लॉयज एक ठगों का टोला है, ये स्टेटमेंट क्या है, थॉटफुल है, सैड है, डिसमिसिव है, आयरोनिक है, आयरोनिक है, आयरोनिक होती भाग्य विडंबना, बेचारा जिन्होंने सहायता की उन्हीं को ठगों का टोला कहा, तो ये आयरोनिक थी। 40, फाइंड द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सैंक्शन, अच्छा हाँ ये फॉलोइंग पूरी करनी, सैंक्शन नहीं, ये कंप्लीट कीजिए। जैसे जैसे सैंक्शन मीन्स होता है अप्रूव, जब किसी को सैंक्शन करना मतलब अप्रूव करना, भाई जैसे छुट्टी सैंक्शन कर दी, इट मीन्स अप्रूव्ड कर दी, तो वैसे ही डिमांडेड का दूसरा मीन्स क्या होगा, फेल, वेंट, रीज्ड, आस्क्ड, आस्क्ड, डिमांड माने मांग करना, पूछना, तो वही आस्क्ड। नेक्स्ट पैसेज आ गया भाई, पैसेज से जंगल वाला, ओ सॉरी हाँ टाइगर वाला। क्वेश्चन नंबर 41, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विलेजर डिडंट फील हैप्पी दैट द टाइगर इज केज्ड, गांववासी उन्होंने खुश महसूस नहीं किया क्योंकि टाइगर पिंजरे में था। वी फील सैड दैट टाइगर इज केज्ड, हम में सैड महसूस करते हैं कि टाइगर केज में है। टाइगर इज हैप्पी दैट ही डजंट हैव टू बी हंट फॉर द फूड, टाइगर खुश है कि उसको शिकार नहीं करना पड़ता भोजन के लिए। केवल ए की स्टेटमेंट सही है, बी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग। बी कौन से में राइट कहा है, बी केवल इसी में कहा है बी राइट, केवल इसमें बी रॉन्ग बताया है, औरों में बी का है ही नहीं, तो आंसर हो गया बी। 42 क्वेश्चन, वी शुड प्रोटेक्ट द टाइगर्स एज, हमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए किस रूप में, दे आर मेजेस्टिक टू लुक एट, क्योंकि दिखने में अच्छे लगते हैं, दे अट्रैक्टिव विजिटर टू जू, जू में विजिटर को अट्रैक्ट करते हैं, दे आर फोर्सियस, वे भयान थोड़े गुस्सेल से फोर्सियस होते हैं, नहीं, दे आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, बिल्कुल ये, बाकी तो अब वो स्टेटमेंट इरेलीवेंट थी, तो आंसर हुआ डी। नेक्स्ट है द टाइगर टेरराइजेज द विलेज, जो टाइगर्स था वो विलेजर्स को टेरराइज करता है, कैसे, अब कमाल देखो ध्यान से पढ़ेंगे, बाय किलिंग देयर कैटल, उनके जो पशुओं को कैटल को मार करके, एज ही डज नॉट लाइक टू बी हंटेड, क्योंकि उसको हंट करना पसंद नहीं था, हॉन्टेड होना पसंद नहीं था, एज दे हैव क्लियर्ड द एविडेंट, क्योंकि उन्होंने एविडेंट को क्लियर कर दिया था, एज ही हैज़ गॉट टायर्ड ऑफ हिम, ये तीन तो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। लेकिन पोइम में तो ये बात भी नहीं बताई है, सीबीएसई ने इसको आंसर माना है, पोइम की इस पैसेज में भी क्लियर है, द टाइगर्स टेरराइज द विलेजेस बाय स्नैरलिंग और बाय शोइंग द पॉज, लेकिन इसमें ये तो नहीं कहा कि वो उसके कैटल्स को मार करके, ऐसा कुछ नहीं है। अब गरज करके या अपने पंजे दिखा करके, इसका मतलब तो क्या, पशुओं को मार के गांववासी को जराता है, ये मान सकते हैं। उसका मीन्स हो ये कहने का कि वो गुर्राता था, या इस पैसेज की लाइन को पढ़ेंगे, चलो वापस लाइन पैसेज क्या है, हाँ ये आ गया, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, उसको गरजना चाहिए घरों की ओर जो जंगल के किनारों पर बसे हुए हैं, बेरिंग इज वाइट फैंग्स इज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और अपने सफ़ेद पंजों से और जबड़े से उन गांववासियों को भयभीत कर देना चाहिए। तो इसका चलो मीन्स मान लेते हैं कि मीन्स ये है उनको डराने से, अपने पंजों से, उससे वो कैसे डरेंगे, इट मीन्स से कि वो उनके पशुओं को मारकर, भैया अगर हाँ वो अपने पंजों से या उनके जो थोड़े बहुत पशु हैं उनका शिकार करेगा, जो वहाँ आगे फैंस बसे हुए गांव हैं, तो वो डर के भाग जाएंगे। चलो ये रेलिवेंट थोड़ी हो सकती हैं, तो आंसर हुआ ए। नेक्स्ट है ए टाइगर इन द जू इग्नोरिंग विजिटर्स, किसका एग्जाम्पल है, ये भी सीबीएसई का आंसर मुझे नहीं लगता। टाइगर इन द जू इग्नोरिंग विजिटर्स, वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, ही आयरनी कहा उन्होंने, आयरनी कैसे होगी, आयरनी तो भाग्य विडंबना हो है, जो बिल्कुल बात कुछ और होता कुछ हो,
तो ऐसा तो नहीं है वो जो टाइगर है वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को पिंजरे में, ये तो एक अलग ये पर्सनिफिकेशन है। वो वहाँ पर ऐसे इग्नोर करता है जैसे आदमी इग्नोर करते हैं, और वैसे भी इस पोएम में वहाँ पर ही यूज़ किया है टाइगर्स के लिए भी, तो इसके लिए पर्सनिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ CBSE ने इसके आंसर सी माना है। मैं इससे सहमत नहीं होता, मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए डी। और मैंने कई सारे यूट्यूब भी देखे तो उन्होंने भी डी को ही माना है। CBSE ने पता नहीं ब्लंडर कर रखा, क्या क्या मान लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। द टाइगर इज रिएक्टिंग टू हिज इम्प्रिजमेंट टू द जू। वो कैसे रिएक्ट करता है अपनी जेल में, जू के अंदर? क्वाइटिंग, वॉकिंग द केज, शोइंग, तो ये ठीक है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर को इग्नोर करके अपनी वो रिएक्ट करता है। अगला आ गया भाई, अगला पैसेज इनविजिबल वाला। क्वेश्चन नंबर 46। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर द इनविजिबल मैन वाज दैट। इनविजिबल मैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? विदाउट क्लोथ्स ही वाज फीलिंग कोल्ड, ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है ही कुड एस्केप फ्रॉम द बॉयज़, वो बॉयज़ से एस्केप हो सकता था, कैसे? एज बच सका बच्चों से, लड़कों से वो अपने बच सका, कैसे? ही वेंट अलोंग द स्ट्रीट वेयर द बॉय वाज देयर वाज नो मड। वो बच गया क्योंकि वो ऐसी गली में चला गया जहाँ मिट्टी नहीं थी, जहाँ मिट्टी में उसके पैर सन रहे थे तो वो आ रहे थे, दिख रहे थे उसके पैर, लेकिन जब वो ऐसी सड़क पे चला गया जहाँ मिट्टी नहीं थी यानी क्लियर थी तो वो बच गया उनसे। तो हो गया डी आंसर। नेक्स्ट 48 का, इफ इट वाज स्टूपिड ऑन द पार्ट ऑफ कम आउट ऑन विंटर टू नाइट। ये स्टूपिड था उसकी ओर से कि वो विंटर की नाइट को बाहर निकल आया। और ही वाज नॉट कम्प्लीटली स्टूपिड दो, यद्यपि वो पूर्णतः भी स्टूपिड नहीं था। तो कौन सा? ए राइट बी रॉन्ग, नहीं दोनों ही राइट हैं। बी राइट, तो आंसर कौन सा है? सी, बोथ ए एंड बी आर राइट, दोनों राइट हैं। ये रात को आना मूर्खता थी, निकल गया, लेकिन पूर्णतः भी मूर्ख नहीं था, कंप्लीटली स्टूपिड भी नहीं था। 59। आफ्टर गेटिंग रीड ऑफ द बॉयज द इनविजिबल मैन फेल्ट। जब वो लड़कों से इनविजिबल मैन रिलीव हो गया तो कैसा महसूस किया उसने? पार्सली रिलीव्ड, ये ठीक है, बी। द फ्रेज स्लिप इनटू मीन्स, यहाँ पर स्लिप इनटू का मीन्स क्या है? जैसे वो इस लंदन स्टोर में स्लिप हो गया, स्लिप इनटू लंदन इंस्टोर, तो उसका मीन्स क्या है? इंटर क्वाइटली, ये होएगा बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट आगे जो सीधे वन वर्ड क्वेश्चन है 51। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, ये डस्ट ऑफ स्नो से है। व्हाट इज द पोइट्स मूड नाउ, उसका पोइट का मूड कैसा अब? हैप्पी है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? वन कैन राइट एनीथिंग ऑन पेपर, सही है। पीपल हैव गुड ईयर्स फॉर लिसनिंग्स, नहीं ये नहीं। वन कैन राइट वन डायरी, ये भी ठीक है। वन में एक्सप्रेस वंस एंगर, ये भी ठीक है। तो कौन सा है? आंसर हो गया बी, बी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, हर आदमी के जीवन में दो ऑब्लिगेशन होते हैं, मंडेला ने ये कहा है। तो दो ऑब्लिगेशन कौन से हैं? पहला तो अपने परिवार के प्रति और दूसरा देश के प्रति, ये सही हो गया बी। नेक्स्ट है 54। he had in fact seen the elder brother catch the first hearing a devour it his first flight में, उसने अपने बड़े भाई को वो निगलते हुए देखा। तो how did he feel, उसने कैसा महसूस किया? क्या एंग्री था, गुस्सा था, क्या ग्रीडी था, क्या वो लालची था, जेलस था या हंग्री था? तो जेलस भी था और हंग्री भी था, तो आंसर हो गया सी। मिस्टर किसिंग वॉज अनोयड विद द एनी, मिस्टर किसिंग एनी से गुस्सा हो गए क्योंकि सी वॉज वीक इन मैथ्स, क्या वो मैथ नहीं तो ठीक नहीं है। सी हैड नॉट डन देयर होमवर्क, नहीं ये भी नहीं है। सी वॉज नॉटी गर्ल, ये भी नहीं। सी वॉज टॉकटिव गर्ल, तो डी। द लॉस ऑफ पोजेसन शुड मेक वन फील, किसी की भी जो चीज़ है अगर वो खो जाए तो उससे किसी को क्या महसूस होता है, क्या कैसा महसूस करता है वो? एंग्री, सैड, केयरलेस या रिस्पॉन्सिबल? और वो रिस्पॉन्सिबल महसूस करेगा कि आगे वो ध्यान देगा। और वो कहता भी है, लॉस किसी को क्या सिखाता है? रिस्पॉन्सिबल होना, पोइम में ये बात कहता भी है। नेक्स्ट है ब्लैक एरोप्लेन, एक स्टोरी है, कैसी स्टोरी है? गोस्ट की है, ट्रू है? ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गई। कुछ बच्चे लगा के आए, जैसे इसमें लगाया है एडवेंचर, नहीं ये नहीं है, मिस्ट्री स्टोरी थी, पता ही नहीं चला वो ब्लैक एरोप्लेन वाला कौन था, तो मिस्ट्री स्टोरी थी। कहानी का अंत भी ऐसी जगह हुआ।
फॉर ट्रिकी प्रेजेंट कंडीशन, जो ट्रिकी की वर्तमान स्थिति है उसके बारे में दोस्त स्टेटमेंट है। बोथ मिसेस पंपरी एंड ट्रिकी आर टू ब्लेम, क्या दोनों पर दोष था, मिसेस पंपरी पर भी और ट्रिकी पर भी, बिल्कुल बात सही। ओनली ट्रिकी इज टू ब्लेम, केवल ट्रिकी पर ब्लेम है, नहीं ये सही नहीं है। तो आंसर हो गया ए इज राइट, बी इज रॉन्ग, यानी ए। 59 इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी प्लीजेंट था। तो कैसे था, क्या वो रिच था, तो उसने कभी शिकायत नहीं की, ही वॉज वेरी सिंपल पर्सन, ही कुड बी इजली फूल्ड, नहीं ये नहीं, बिल्कुल बी है कि उसने कभी शिकायत नहीं की इसलिए उसके लिए काम करना प्लीजेंट था। ग्रीफन बिकेम होमलेस वॉन्डरर, एक वो बेघर घुमक्कड़ बन गया क्योंकि ग्रीफन he was an eccentric scientist, he was greedy, he had to go without clothes, he had set fire landlord's house, बिल्कुल ये वो वांडर क्यों हुआ था कि उसने अपने मालिक के घर को आग लगा दी थी। सो दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने सारे क्वेश्चन मैच कर लिए होंगे। अब आप ध्यान से आप मैच करें और काउंट करें कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। सीबीएसई के हिसाब से आपके कितने बने थे, उसके आंसर की के हिसाब से अब कितने बनते हैं। मोस्ट प्रोबली जो मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो ये होगा। सीबीएसई के हिसाब से तो बिल्कुल ज़्यादा मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए आपके पेपर ख़त्म हो चुके हैं। 2-3 दिन के लिए एंजॉय करें और फिर नेक्स्ट टर्म की तैयारी में फिर से जुट जाएं। और बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।